मूवी की स्टार्टिंग में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो एक मॉन्स्टर बना सके। पर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में गांव वालों को पता चल चुका था, इसलिए वो उसे रोकना चाहते थे। साइंटिस्ट भी बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट को जल्द से जल्द बंद करना चाहता था। पर इस एक्सपेरिमेंट में उसके दो पार्टनर थे, जिसमें से एक ड्रैकुला था, जो उसे कहता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला है, बस तुम्हें थोड़ी देर और रुकना है। पर वो साइंटिस्ट उसकी बात नहीं मानता, इसलिए ड्रैकुला उसे जान से मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है और वो मॉन्स्टर अपनी नींद से उठ जाता है। लेकिन वो देखता है कि साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसे अपने डैड की तरह मानता था। इससे पहले ड्रैकुला उसे अपने बस में कर पाता, वो वहाँ से उस साइंटिस्ट की डेड बॉडी को लेके निकल जाता है। पर गाँव वाले उसे देख लेते हैं और उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक बड़े से टावर पे चढ़ जाता है। गांव वाले उस पूरे टावर के अंदर आग लगा देते हैं, जिसके अंदर जलकर उस मॉन्स्टर और साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। फिर हम एक साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां पर हेल्सिंग नाम का एक आदमी शहर के अंदर मॉन्स्टर की तलाश कर रहा था। फाइनली एक पुराने चर्च के अंदर उसे वो मॉन्स्टर मिल जाता है। उसने कई लोगों की जान ली थी, इसलिए वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और मॉन्स्टर उसे एक बड़ी सी घंटी में कैद कर देता है। वो वैन को छत के ऊपर लेके जाता है और उसे वहां से फेंक देता है। पर वैन एक एरो को शूट करता है जो उसके पेट के आर पार चला जाता है और वो मॉन्स्टर छत से नीचे गिर जाता है। पर वो नीचे गिरते वक्त अपने इंसानी रूप के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। शहर के लोग उसकी डेड बॉडी के पास इकट्ठा होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि हेल्सिंग के पास ये पावर थी कि वो मॉन्स्टर को देख सकता है। इसलिए सभी लोग उसे हथियारा समझते थे। अब जो वैन है वो एक मॉन्स्टर हंटर है। कई सालों पहले उसे सीढ़ियों पे किसी ने छोड़ दिया था और उसके पास अपनी कोई भी यादें नहीं थी, लेकिन भगवान ने उसे इस काम के लिए चुना और उसे बताया गया कि अगर तुम फादर के द्वारा बताए गए काम को करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस दे दी जाएगी। फादर उसे ट्रांसिल्वेनिया शहर जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर एक ड्रैकुला राज करता है। वो उसे बताता है कि अगर उसने राजा के आखिरी वंशज को भी मार दिया तो उसे हराना नामुमकिन होगा। फादर उसे एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा देते हैं, जिसके अंदर एक स्टैंप होती है। सेम उसी तरह की स्टैंप वैन के अंगूठी पर भी थी। क्योंकि शहर में बहुत ही ज्यादा खतरा था, इसलिए वो अपने दोस्त के पास आता है जो कि हथियार बनाया करता था। वैन उससे कुछ आधुनिक हथियार लेता है और वहां से निकल जाता है। ट्रांसिल्वेनिया शहर में हम राजकुमार को देखते हैं, जिन्हें एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े से बांधा गया था। वहां पर एक बहुत बड़ा भेड़िया आता है जो उनके ऊपर अटैक करता है, पर ये सब उनकी चाल थी उसे पकड़ने की। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो एक पिंजरे के अंदर कैद हो जाता है। पर उसे मारना इतना आसान नहीं था, वो सिर्फ चांदी की गोलियों से ही मरता था। लेकिन उनकी गन नीचे गिर जाती है और उसे उठाने से पहले ही भेड़िया पिंजरा तोड़ देता है और राजकुमारी ऐना को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। राजकुमारी उससे बचने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर आती है, जिसके आगे कोई रास्ता नहीं था। भेड़िया उसके ऊपर अटैक करता है, पर राजकुमार अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। फिर हम हेल्सिंग को देखते हैं, जो कि ट्रांसिल्वेनिया शहर में पहुंच चुका था, लेकिन गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। राजकुमारी हेल्सिंग को अपने हथियार नीचे करने के लिए कहती है, लेकिन हेल्सिंग बहुत ही ज्यादा जिद्दी था और वो अपने हथियारों को नीचे नहीं करता। पर इसी बीच वहां पर बड़े बड़े पंखों वाली वैम्पायर्स आ जाती हैं, जो उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। वो दरअसल राजकुमारी को मारना चाहती थी, क्योंकि वो ही अब आखिरी वंश था। हेल्सिंग उनके ऊपर एरो से फायरिंग करता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि वो एक गाय को भी उठाकर पीछे फेंक देती हैं। पर कुछ ही देर बाद वहां पर सूरज उग जाता है और वो सभी वैम्पायर्स अचानक से गायब हो जाती हैं। हेल्सिंग और एना को शक होता है कि शायद वो सब एक कुएं के अंदर हैं। जब वो उसके अंदर झांकते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी सूरज को एक बादल ढक लेता है और फिर से अंधेरा होते ही वो सभी वैम्पायर्स बाहर आकर फिर से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एना को एक वैम्पायर पकड़ लेती है। जब वो उससे पीछा छुड़ाती है तो एक दूसरे वैम्पायर उसे पकड़ लेती है। वो उसे लेकर जा ही रही होती है, लेकिन वैन उनके ऊपर फायरिंग करता है और प्रिंसेस नीचे गिर जाती है। एना एक रूम के अंदर आती है और वहां पर खुद को लॉक कर लेती है, लेकिन वहां पर वैम्पायर से पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। वैन अपने एरोस को चर्च के एक पवित्र पानी में डुबोकर एक वैम्पायर के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीखें सुनकर जो वैम्पायर से राजकुमारी को मारने वाले थे उसे नहीं मारते और वहां से भाग जाते हैं। वो सभी पंखों वाले वैम्पायर से ड्रैकुला की वाइफ होती है। वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, पर ड्रैकुला को उनकी नाकामयाबी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हेल्सिंग एना को कहता है कि हम उस ड्रैकुला को पकड़ने के लिए आए हैं, क्या तुम बता सकती हो कि वो हमें कहाँ मिलेगा। एना उसे बताती है कि कई सालों पहले वो यहीं पर रहा करता था, लेकिन अब वो कहाँ पर रहता है इसके बारे में अब किसी को भी नहीं पता। हेल्सिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर हम उसे दिन के उजाले में ढूंढे तो हम शायद उस तक आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन एना उसे कहती है कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हेल्सिंग उसे बेहोश कर देता है। एना को जब होश आता है तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसे बालकनी में किसी की आवाज आती है। जब एना वहां पर जाती है तो उसे वहां पर खून की कुछ बूंदें दिखती हैं और उसके ऊपर वही भेड़िया अटैक कर देता है जिसने उसके भाई को मारा था। कुछ ही देर बाद मून क्लाउड से पूरी तरह से ढक जाता है और एना अपने भाई को देखती है, जो अभी भी जिंदा था।
वो अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसका भाई बहुत ही घबराया हुआ और परेशान होता है। वो एना से कहता है कि उसे ड्रैकुला का राज पता है। वो एना को कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मून की रोशनी दोबारा से घर के अंदर आ जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो वुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, जो पिछली बार के अटैक से इन्फेक्ट हो गया था। वो अपने बहन को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। और देखते ही देखते वो एक बड़े भेड़िए में बदल जाता है। वो अपनी बहन पर अटैक करता है, लेकिन वहां पर हेल्सिंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। उस भेड़िए का पीछा करते करते हेल्सिंग एक शमशान घाट में आता है, जहां पर एक आदमी जो शमशान में ही काम करता था हेल्सिंग के ऊपर अटैक करता है, पर वो वुल्फ का शिकार हो जाता है। वो उस भेड़िए को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर एना आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से रोक लेती है। हेल्सिंग एना को कहता है कि अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा, हमें उसे मार देना चाहिए था, पर एना उसे कहती है कि तुम उसे मत मारो, वो मेरा भाई है। फिर हम उस भेड़िए को देखते हैं जो कि ड्रैकुला के पास दोबारा से आ जाता है। वो भेड़िया दोबारा से राजकुमार बन जाता है, लेकिन वो कभी भी ड्रैकुला को मार नहीं सकता था, क्योंकि ड्रैकुला ने ही उसे बनाया था। ड्रैकुला उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से दोहरा रहा था जो उसने मूवी की स्टार्टिंग में करने की कोशिश की थी, और इस बार वो राजकुमार की बॉडी का इस्तेमाल करता है। दरअसल ये सारे एक्सपेरिमेंट ड्रैकुला अपने बच्चों को दोबारा से जिंदा करने के लिए कर रहा था, क्योंकि पिछले 400 सालों में उसके जितने भी बच्चे हुए सभी की मौत हो गई। एना और हेल्सिंग उस जगह पर आते हैं जहां पर उस वैम्पायर के सारे अंडे होते हैं, लेकिन इस बार उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी अंडों में दोबारा से जान आ चुकी थी और वहां से बहुत सारे बैट्स निकल रहे थे। वो सभी वैम्पायर्स शहर की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ वैम्पायर्स को हेल्सिंग रास्ते में ही शूट कर देता है, जो ड्रैकुला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हेल्सिंग ड्रैकुला के ऊपर एक नुकीले खंजर से वार करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रैकुला हेल्सिंग के बारे में बहुत पहले से जानता था। वो उसे बताता है कि तुम्हारा नाम गैब्रियल है, पर क्योंकि अब हेल्सिंग की यादें जा चुकी थी इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। ड्रैकुला उसे कहता है कि हम पिछले 350 साल से नहीं मिले। वो गैब्रियल को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी यादें दोबारा से दे सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वो उसके पास बढ़ने लगता है हेल्सिंग उसे एक क्रॉस से घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैम्पायर्स के बच्चे जो अभी कुछ समय पहले ही जन्म लिए थे एक एक करके मरने लगते हैं। इसका मतलब ये था कि अब उनका एक्सपेरिमेंट दोबारा से फेल हो गया था। राजकुमारी अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ खोलती है वो दोबारा से भेड़िया बनने लगता है, इसलिए अब उसके पास कोई चारा नहीं बचता उसे छोड़ने के अलावा। वो दोनों उसे छोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों एक गुफा के अंदर होते हैं जहां पर कोई उनको ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर है जिसे 1 साल पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बनाया था, लेकिन आग में जलकर उसकी मौत नहीं हुई थी बल्कि वो बच गया था। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर उसका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। हेल्सिंग उसे घायल कर देता है। मॉन्स्टर उन्हें बताता है कि जो एक्सपेरिमेंट ड्रैकुला कर रहा है वो सिर्फ मेरी मदद से ही कामयाब हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा उससे छिपके रहता हूँ। एना उसे मारने वाली थी, लेकिन हेल्सिंग उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि अब उन्हें ड्रैकुला को मारने का रास्ता मिल गया था, जो कि कोई और नहीं वो मॉन्स्टर था। पर वो भेड़िया छिपकर उनकी बातों को सुन रहा था। वो दोनों उसके ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो बच के निकल जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को शहर से बाहर लेके जाएंगे, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं। जिस ट्रॉली के अंदर मॉन्स्टर था वो पुल से नीचे गिर जाती है। वैम्पायर्स उसे पकड़ने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उस ट्रॉली के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो एक जाल था जिसके अंदर फंसकर एक वैम्पायर की मौत हो जाती है। वो मॉन्स्टर किसी और ट्रॉली के अंदर था जिसे एना चला रही थी, पर उसके ऊपर भी भेड़िया अटैक कर देता है। वो दोनों ट्रॉली से नीचे गिर जाते हैं, पर उसका एक किनारा पकड़ लेते हैं। वो एक पहाड़ी के किनारे से गुजरते हैं, और अगर उनका हाथ वहां पर छूटता तो उनकी मौत हो जाती। मॉन्स्टर उन्हें कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ का ताला खोल दो तो मैं इनकी जान बचा सकता हूँ। वो ताले को खोल देता है और मॉन्स्टर उन दोनों को ऊपर खींच लेता है, पर एक बार फिर से भेड़िया उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार हेल्सिंग उससे एक गन से शूट कर देता है। अगली सुबह एना अपने भाई को देखती है जिसे गोलियां लगी थी और वो बुरी तरह से घायल था। वो उससे बातें करता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। एना हेल्सिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि अब उसके भाई की मौत हो चुकी थी, लेकिन तभी वो देखती है कि हेल्सिंग की बॉडी पर एक निशान है, जिसका मतलब ये है कि उस भेड़िए ने उसे इन्फेक्ट कर दिया है और कुछ ही समय के अंदर वो भी एक भेड़िया बन जाएगा। वो उससे दूर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक वैम्पायर आ जाती है जो उसे पकड़कर ड्रैकुला के पास ले जाती है। वो सभी शहर के अंदर दोबारा आते हैं, जहाँ पर वैम्पायर उसे दोबारा मिलती है, जो उन्हें कहती है कि ड्रैकुला उससे एक सौदा करना चाहता है। अगर तुम मॉन्स्टर उसे दे दोगे तो वो तुम्हें राजकुमारी वापस दे देगा। हेल्सिंग सौदे के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उससे कहता है कि हम सौदा वहां पर करेंगे जहां पर बहुत सारे लोग हों, ताकि धोखे की कोई गुंजाइश ना हो। हेल्सिंग सौदे वाली जगह पर आता है, जहां पर वो देखता है कि ड्रैकुला ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रखी है, लेकिन वो जानता था कि ड्रैकुला बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, इसलिए वो उनके बीच में जाए बिना राजकुमारी को बचा लेता है। डील के अकॉर्डिंग हेल्सिंग ने मॉन्स्टर को ड्रैकुला को सौंप दिया था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ड्रैकुला ने उसे धोखा दिया और पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे वो वैम्पायर्स थे,
जो ड्रैकुला के कहने पर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए पैलेस से कूद जाते हैं और एक बड़ी सी नदी में गिर जाते हैं। ड्रैकुला मॉन्स्टर को वहां से बाहर ले जाता है। हेल्सिंग उसे बचाना चाहता था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। हेल्सिंग का दोस्त उसे बताता है कि फादर ने उस ड्रैकुला के साथ साथ मॉन्स्टर को भी मारने का ऑर्डर दिया है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने मॉन्स्टर से वादा किया था कि वो उसकी जान को बचाएगा। वो सभी दोबारा से महल के अंदर आते हैं जहाँ पर हेल्सिंग का दोस्त उसे बताता है कि ड्रैकुला की मौत 1462 में हो गई थी, लेकिन उसने अपनी जान को दोबारा से बचाने के लिए शैतान से सौदा किया, लेकिन बदले में उसे इंसान का खून पीना पड़ता था। और उस भेड़िए को राजकुमार के पूर्वजों ने बनाया था, जिसके लिए वो बाद में बहुत ही शर्मिंदा थे और वो भगवान से मदद मांगने के लिए गए थे। लेकिन उनके बीच में सौदा हुआ था कि अगर वो ड्रैकुला को मार देंगे तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वो कभी उस ड्रैकुला को मार नहीं पाए क्योंकि वो उनकी औलाद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने ड्रैकुला को बर्फ में जमाकर एक गेट के पीछे कैद कर दिया। इसीलिए पिछले 400 सालों तक कभी भी कोई उसे मार नहीं पाया। एना उन्हें बताती है कि उस गेट के बारे में हमें किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसके डैड हमेशा एक बड़े से नक्शे को देखते रहते थे। वो सभी उस नक्शे के पास जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उस नक्शे का एक टुकड़ा टूटा हुआ है। हेल्सिंग को याद आता है कि इसी तरह के नक्शे का टूटा हुआ टुकड़ा फादर ने उसे दिया था। जब वो उस टुकड़े को वहां पर लगाता है तब वो गेट ओपन हो जाता है। वो सभी गेट से होते हुए ड्रैकुला के महल के सामने पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी बर्फ पड़ रही थी। वो सभी महल के अंदर आते हैं जहां पर उन्हें इगोर मिलता है। हेल्सिंग उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि ड्रैकुला कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर उसे मॉन्स्टर की आवाज आती है। वो उन्हें बताता है कि अगर ड्रैकुला को मारना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी इलाज ढूंढना होगा। कार्ल समझ जाता है कि ड्रैकुला को कैसे मारना है। वो उन्हें बताता है कि ड्रैकुला को सिर्फ वो भेड़िया मार सकता है, लेकिन एना उसे कहती है कि कई सालों तक वो उसे शिकार की तरह यूज करता आया है। भेड़िया ड्रैकुला को कभी नहीं मारेगा, लेकिन वो उन्हें बताता है कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि कभी किसी भेड़िए ने उसे मारने की हिम्मत नहीं करी, क्योंकि वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं। इसलिए अगर वो उसे मारने की कोशिश करेंगे तो ड्रैकुला उन्हें दोबारा से इंसान बना देगा और यही इसका इलाज है। इगोर उन्हें बताता है कि भेड़िए को दोबारा से इंसान बनाने की दवाई उनके पास है। हेल्सिंग उन्हें कहता है कि मैं भेड़िया बनने के बाद सबसे पहले ड्रैकुला को मार दूंगा और इससे पहले 12 बजे के बाद मैं पूरी तरह से भेड़िया बन जाऊं तो मुझे उस दवा से वापस इंसान बना देना। और हेल्सिंग उन्हें एक खंजर देता है ताकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो उसे मार दें। इगोर उन दोनों को वहां पर लाता है जहां पर वो दवाई होती है, लेकिन उन दोनों को लालच देकर उन्हें उस रूम के अंदर कैद कर देता है। दवा उनके सामने थी, लेकिन उसे लेने से पहले वहां पर वो वैम्पायर आ जाती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। वो दोनों दवा को लेकर वहां से भागते हैं। कार्ल तो वहां से निकल जाता है, लेकिन वो वैम्पायर एना को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हेल्सिंग मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे छुड़ा सके, लेकिन तभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है और उस मॉन्स्टर को बहुत ही तेज बिजली का झटका लगता है और हम देखते हैं कि वैम्पायर के अंडों के अंदर अब धीरे धीरे जान आने लगी थी। बस एक और बिजली का झटका और वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को खोल रहा होता है, लेकिन तभी उसे वैम्पायर देख लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर अब जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका पैर अभी भी बंधा हुआ है। लेकिन तभी उसे एक जोर का बिजली का झटका लगता है और वैम्पायर के सभी अंडे दोबारा से जन्म ले लेते हैं। उस झटके की वजह से मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी वायर्स होती हैं जिन्हें वो पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि इगोर कार्ल को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। मॉन्स्टर भी उसे देख लेता है और उसी वायर से उसे एक जोर का झटका देता है, जिसकी वजह से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। कार्ल देखता है कि मॉन्स्टर अभी भी रस्सी की मदद से वहां पर लटका हुआ है। वो उस रस्सी को वहां से छुड़ा देता है और वो मॉन्स्टर स्विंग होता हुआ उसी रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वैम्पायर एना को जस्ट मारने ही वाली थी। मॉन्स्टर उस वैम्पायर को उठाकर पीछे फेंक देता है। एना उस दवाई को लेकर वहां से जा ही रही होती है, लेकिन वैम्पायर उसे दोबारा से पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन एना एक बड़े से खंजर से उसे मार डालती है। दूसरी तरफ हम हेल्सिंग और उस ड्रैकुला को देखते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और 12 बजने के बाद हेल्सिंग एक भेड़िया बन जाता है। ड्रैकुला भी अपने असली रूप के अंदर आ जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है, पर हेल्सिंग अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। फाइट के दौरान ड्रैकुला को एक बिजली का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। हेल्सिंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन चांद एक बार फिर से बादलों में ढक जाता है और हेल्सिंग दोबारा से भेड़िए से इंसान बन जाता है, लेकिन इंसानी रूप में ड्रैकुला को मारने का कोई फायदा नहीं था। ड्रैकुला उसे बताता है कि कई 100 साल पहले हम एक दूसरे के रिश्तेदार थे, लेकिन तुमने मुझे मार दिया और तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी अंगूठी है। ड्रैकुला उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो दोबारा से भेड़िया बन जाता है और हेल्सिंग अपने नुकीले पंजों से उसे मार डालता है। एना हेल्सिंग को देखती है जो उसको दवाई लगाने ही वाली थी, लेकिन हेल्सिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसका दोस्त देखता है कि अब हेल्सिंग अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है, इसलिए वो उसे मारने के लिए जाता है, पर हेल्सिंग उसे रोक लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एना ने उसे दवाई लगा दी थी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। वो भेड़िया दोबारा से अपने इंसानी रूप के अंदर आ जाता है
जब हेल्सिंग देखता है कि उसने एना को मार दिया तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब उसकी मौत हो चुकी थी। अगली सुबह हम उस मॉन्स्टर को दोबारा से देखते हैं जो कि एक नाव की मदद से वहां से दूर चला जाता है ताकि कोई भी उसे दोबारा से ढूंढ ना सके। हेल्सिंग एना की बॉडी का अंतिम संस्कार कर देता है। वो अपने किए पे बहुत ही शर्मिंदा था, पर वो जब आसमान की तरफ देखता है तब उसे एना की आत्मा दिखाई देती है जो कि अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश थी। ये जानकर कि वो स्वर्ग में खुश है, हेल्सिंग के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आती है और वो दोनों शहर के लिए वापस निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।